हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर 4 लेके आया हूँ, जो हमारा कार्यपालिका है। कौन सा दोस्तों? कार्यपालिका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था विधायिका क्या होती है। विधायिका अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखो, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या लिंक है। जब तक आप विधायिका नहीं समझोगे तब तक आपको कार्यपालिका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें आगे पीछे दे रखा है, तो पहले आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो विधायिका पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, बाकी स्टार्ट करते हैं हम। देखो चैप्टर जो हमारा कार्यपालिका है, सबसे पहले तो चैप्टर के नाम से समझते हैं कार्यपालिका। ठीक है, यानी कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका क्या है दोस्तों? जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार के कितने अंग हैं? 3। कितने अंग हैं दोस्तों? 3, है ना। तो कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो नियम और कानून को बनाती है, कार्यपालिका जो नियम और कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो लोगों को न्याय देने का काम करती है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? तो देखो कॉपी पेन फटाफट लेके ना लिख लो, इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलना, क्योंकि इससे आसान भाषा में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख ही चुके हैं, और इतना करवा दूंगा कि आपको बाहर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना ही कर लो, आपके 90 से ऊपर ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना करवा दूंगा आपको। तो कार्यपालिका समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन क्या है? एक नंबर का पूछता है यहाँ पे, विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका। तो डेफिनेशन पता चल गया। विधायिका क्या करती है? नियम और कानून को बनाती है, देश से जुड़े नियमों कानून को बनाती है देश के लिए। कार्यपालिका वहीं लागू करती है, न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। समझिए। अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, भाई कार्यपालिका कितने प्रकार की है, उनका वर्णन कीजिए। क्या है? कार्यपालिका। जी हाँ, कार्यपालिका भी प्रकार है, आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, नए नए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहली बार में तो एक बार समझ में नहीं आता किसी को भी, नहीं मेरे को भी समझ में नहीं आता जब मैं 11वीं पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते आ जाता, 2-3 बार देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो देखते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार है? 3। पहला संसदीय कार्यपालिका, दूसरा अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका और तीसरा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा जरूर सुनने में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम इन तीनों की ना विशेषता जानेंगे। क्वेश्चन देखो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता, 6 नंबर का क्वेश्चन देता है। तो कार्यपालिका के कितने प्रकार आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपके बुक में दिया हुआ है, डिब्बे में होगा, देखो इनमें से किन्हीं 2 का आप में अंतर पूछता है। या तो बोल देगा संसदीय कार्यपालिका या अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अंतर बताइए, या अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अंतर बताइए, ऐसे पूछता है। तो मैंने तीनों लिख दिया, आसान से लिख लेना। ठीक है, बाकी बता दूंगा कैसे आता है। तीनों की विशेषता जान लेते हैं। देखो तीनों में ना हमारे कई क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, चाहे अगर तीनों पूछ ले तो तीनों तो वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, 2 ही पूछता है, दोनों में अंतर। या एक पूछता है कि संसदीय कार्यपालिका की विशेषता बताइए 4 नंबर में। समझ में आ गया दोस्तों? कंफ्यूज मत होना, कार्यपालिका कितने प्रकार की है? कार्यपालिका जो नियम कानून को बनाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की है, अटपटा है थोड़ा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कार्यपालिका ये 1st नंबर की है, ये 2nd नंबर की है, और ये 3rd नंबर की है। नाम है, कार्यपालिकाओं के नाम है। समझ में आया? तो हमारे भारत ने जो इनमें से कार्यपालिका अपनाई है, पता आप जानते हो कौन सी है? संसदीय कार्यपालिका। अब क्वेश्चन उठेगा कि भाई यही कार्यपालिका क्यों नहीं अपनाई? ये भी अपना सकती थी, ये भी अपना सकती थी, बिल्कुल अपना सकती थी, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। अब हम इसके फीचर्स जानते हैं क्यों अपनाई। ठीक है, आगे करवाऊंगा क्वेश्चन ये भी है कि क्यों अपनाई ये वाली कार्यपालिका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका ना पहले तो विशेषता जान लेते हैं। तो विशेषता देखते हैं संसदीय कार्यपालिका में। संसदीय कार्यपालिका पहला इसमें है कि भाई सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसमें क्या होता है? संसदीय कार्यपालिका में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और वही विधायिका में बहुमत दल का नेता भी होता है। आगे पढ़ाऊंगा आपको कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो कैसे नियुक्त किया जाता है, कैसे बनता है। जो विधायिका में लोकसभा, विधायिका यानी लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत होता है, बहुमत मतलब सबसे ज़्यादा वोट, तो उसमें लोकसभा के क्या करते हैं, संसद के लोकसभा में अपने बहुमत दल का एक नेता चुनते हैं। ठीक है,
बहुमत दल के नेता यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है उसको नेता बना दिया जाता है और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री का पोस्ट देता है। समझ में आया? आगे पढ़ाऊंगा अभी कैसे बनता है। तो अभी बस इतना ही समझ लो कि भाई सरकार का यहाँ पे जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है और देश का राष्ट्रपति होता है। हमें पता है देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, नाम मात्र की शक्ति है उसके पास। समझ में आ गया? वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास है, सारी शक्तियाँ ज़्यादातर। ठीक है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद दूसरा, वह विधायिका में बहुमत दल का नेता भी होता है, ये भी दूसरा। ठीक है, बहुमत में तो सबसे ज़्यादा दल का नेता होता है, सबसे ज़्यादा बहुमत का। तीसरा भाई, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। क्या होता है? जवाबदेह। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। मतलब संसद के सदस्य इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और इसको जवाब देना भी होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। जवाबदेही है ये किसके प्रति? विधायिका के प्रति। आगे है, यह जो व्यवस्था है संसदीय कार्यपालिका, ये भारत, जापान, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड इन देशों में अपनाई गई है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो इसकी विशेषता तो हमने जान ली। अब अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका की जानते हैं। अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका में देखो क्या है, इसमें देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये दोनों सेम है, ये भी इसमें भी दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें भी सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, जबकि यहाँ भी सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। इसमें भी लिखा नहीं हूँ। ठीक है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यहाँ भी भाई देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। दोनों सेम टू सेम है। कुछ इसमें सेम मिलेगी, सिमिलर, कुछ अलग है। इसमें प्रधानमंत्री, इसमें विधायक के प्रति जवाबदेह है। भाई इसमें भी जवाबदेह है, इसमें भी है, सेम टू सेम। भाई चलो मजे आ गए फिर तो है। अच्छा, लेकिन ये वाली जो व्यवस्था है ना, ये फ्रांस, रूस, श्रीलंका इन देशों ने अपनाई है। समझ में आ गया दोस्तों? लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि शक्ति किसी में ज़्यादा किसी में कम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ध्यान रखना। तो ये व्यवस्था कहाँ पे है? यहाँ पे अपनाई गई है। अब जानते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की विशेषता। अब भाई अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की विशेषता इसमें क्या है भाई? इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, देश का भी प्रमुख यही है और सरकार का भी प्रमुख यही होता है, दोनों का प्रमुख यही होता है, लेकिन इनमें अलग अलग है ना? इसमें देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही बंदा है, वो है राष्ट्रपति, है ना? अमेरिका में देखते हो ना। दूसरा विशेषता क्या है भाई अगली, कि भाई ये राष्ट्रपति जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विधायिका कितना भी सवाल जवाब करे राष्ट्रपति से, वो जवाबदेही नहीं है उसके प्रति, लेकिन यहाँ पे जवाबदेही है। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो व्यवस्था है ये खासकर अमेरिका, ब्राज़ील में व्यवस्थित है, वहाँ पे अपनाई गई है। अमेरिका में देखते हो ना, जो बाइडेन जो अभी फिलहाल राष्ट्रपति हैं, पहले इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो थे, सिर्फ एक ही कार्यकारी, एक ही शक्ति वाहक होता है। वहाँ पे कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे अलग अलग शक्ति बंटवारा है। राष्ट्रपति देश का होता है, प्रधानमंत्री सरकार का होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे यही पूछता है अर्धअध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक कर प्रणाली में अंतर बताइए। या तो इसमें पूछेगा या इसमें पूछेगा। समझ में आया? 6 नंबर का। अच्छा, 4 नंबर का कई बार क्वेश्चन देता है तो एक अकेला पूछेगा कि भाई संसदीय कार्यपालिका की विशेषता बताइए तथा यह प्रणाली भारत में क्यों स्वीकार की गई, या भाई भारत में कौन सी कार्यपालिका अपनाई गई इसकी विशेषता बताइए, ऐसे भी देता है। तो भारत में कौन सी कार्यपालिका अपनाई गई दोस्तों? संसदीय कार्यपालिका। जी हाँ, हमारे यहाँ कौन सी कार्यपालिका? संसदीय, है ना? संसदीय कार्यपालिका। तो इसकी विशेषता क्या है? हमने जान लिया है कि भाई सरकार का प्रमुख इसमें प्रधानमंत्री होता है और वह विधायिका के प्रति भी, वह विधायिका में बहुमत दल का नेता भी होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेही भी है। और क्या विशेषता भैया? भारत, जापान, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों ने अपनाया है। समझ में आया? कितना आसान है। तो एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन हो गए ना, कितना मज़ेदार है दोस्तों। क्लियर है? समझ में आया? तो फटाफट उतार लो इसको, ठीक है ना? मिलेगा नहीं जल्दी कहीं, ठीक है? उतार लो, बाकी फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा, भारत में संसदीय कार्यपालिका ही क्यों अपनाई गई। दोस्तों 4 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन देता है। कितने नंबर का दोस्तों? 4 से सॉरी देखो, ठीक ऐसे कि कोई भी नहीं रोक सकता तो, है ना? इसलिए देखो,
ध्यान देते हैं, हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था विधायिका भारत में कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, तीनों की विशेषता मैंने बताई थी। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, उम्मीद आपने लिख लिया होगा, ध्यान से समझ लिया होगा। ठीक है, अब इसमें आगे मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है 4 से 6 नंबर में कि भारत में कौन सी कार्यपालिका अपनाई गई है, 1 नंबर में अलग करके। ठीक है, या 4 से 6 नंबर में कि भारत में कौन सी कार्यपालिका अपनाई गई, उसकी विशेषता बताइए। तो लिख लेना दोस्तों, मैंने आसान ही बड़े ढूंढ ढांड के, ठीक है, सोच समझ के बड़े ही आसान शब्दों में लिखा है, तो आप लिख लेना ध्यानपूर्वक समझ के। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है भारत में संसदीय कार्यपालिका ही क्यों अपनाई गई, और जो 2 थे वो क्यों नहीं अपनाई गई। तो इसके कुछ खास विशेषता है इसके अपनाए जाने के कारण। ठीक है दोस्तों, देखो, पहला तो ये है कि भाई इसमें जो कार्यपालिका जो है ना, ये कार्यपालिका वो जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रभावपूर्ण तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अर्धअध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं था। ये सिर्फ संसदीय कार्यपालिका में ही ऐसा था। ठीक है, क्योंकि संसदीय कार्यपालिका से ही शुरुआत से ही संविधान निर्माताओं का फोकस था। ठीक है, इस वजह से ही वो लोग जान चुके थे कि यही कार्यपालिका बेस्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट कि भाई भारतीय संविधान निर्माता जो है ना, जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया है, एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे, भारत सरकार भारतीयों को ऐसी सरकार देना चाहते थे जो जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो, है ना, जनता की सुने। तो वो बात सिर्फ और सिर्फ किस में देखी गई, संसदीय कार्यपालिका में, और उन दोनों में नहीं देखी गई ऐसी। इसलिए संविधान निर्माताओं का झुकाव किस ओर रहा, इस ओर रहा, संसदीय कार्यपालिका को अपनाए जाए। ठीक है, और क्या विशेषता भाई, संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प था इसका, वो था अध्यक्षात्मक सरकार का। लेकिन इसमें क्या था, मुख्य शक्ति जो थी ना, राष्ट्रपति पर जोर देती थी ये। लेकिन हमारे संविधान निर्माता राष्ट्रपति को शक्ति उतना नहीं देना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर सारी शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाएगी तो उसमें व्यक्ति पूजा की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई भी एक अकेला जहाँ पे होता पूरा पावरफुल व्यक्ति, तो वहाँ पे होता क्या, जनरली व्यक्ति पूजा की संभावना बढ़ जाती है। अब व्यक्ति पूजा क्या होता है, व्यक्ति पूजा मतलब भाई जो हो सब तुम ही हो, है ना, समझ गए। तो ये भावना नहीं आनी चाहिए। सत्ता का जब बंटवारा होता है ना, विकेंद्रीकरण, तो वहाँ पे व्यक्ति पूजा की भावना नहीं आती। व्यक्ति पूजा मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, मक्खन लगाने का काम वो करना पड़ता है, जहाँ पे एक पावर होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना था, इस वजह से नहीं अपनाई। विकल्प तो ये भी बन रहा था, लेकिन ये इस वजह से नहीं अपनाई कि इसमें राष्ट्रपति को सारी शक्ति एक तरह से जा रही थी और व्यक्ति पूजा का खतरा बन रहा था। ठीक है दोस्तों, संविधान निर्माता भारत को एक ऐसी सरकार देना चाहते थे जिसमें शक्तिशाली कार्यपालिका हो, साथ साथ व्यक्ति पूजा पर भी अंकुश लगाया जा सके, जो किसमें देखी गई, संसदीय कार्यपालिका में। क्योंकि कार्यपालिका अगर मनमाना करता है तो उसको रोक नियंत्रण कौन लगाता है, विधायिका, है ना। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका कार्यपालिका जो है वो एक दूसरे को नियंत्रित करती है, तो नियंत्रित भी हो रहा है और जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। देखो भाई, संसदीय जो थी संसदीय व्यवस्था, वो जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी भी है। और संविधान निर्माता ऐसा ही व्यवस्था देना चाहते थे जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, उसकी आकांक्षाओं को समझे, उसकी जरूरतों को पूरा करे। इसलिए राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई दोस्तों, है ना। मज़ेदार, समझ में आ गया, कितने आसान से भाषा में समझा दिया। क्लियर है, बाकी जो चीज़ समझ में ना आया पूछ लेना आप बाकी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। संसदीय कार्यपालिका इसलिए अपनाई गई क्योंकि जनता के प्रति उत्तरदायी भी है और व्यक्ति पूजा की संभावना भी नहीं बन रही, है ना, शक्ति का बंटवारा भी हो रहा है। समझ गए दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े, कर लो फिर इसको। Oh my God! Wow! गाइस, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई राष्ट्रपति के पास नाम मात्र, देखो बता देता हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि संसदीय कार्यपालिका, है ना। अब जान लेते हैं संसदीय कार्यपालिका में होता कौन कौन है, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भाई कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, कार्यपालिका किससे मिलाकर बनती है।
तो भाई देखो ये एक नंबर का पहले हम जान लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति जो होता है ना वो नाम मात्र की शक्ति होती है उसके पास, ठीक है, नाम मात्र। और वास्तविक एक तरह से जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री उसके मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के पास होती है, ठीक है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की शक्ति होती है उसके पास, ठीक है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका दो स्तर पर है, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र लेवल पर। तो देखो कार्यपालिका जो राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल लेवल पर, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं और सिविल सेवा के सदस्य, ठीक है, सिविल सेवा के सदस्य, ठीक, ये शामिल होते हैं सिविल, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और राज्य स्तर पर जैसे राष्ट्रपति यहाँ है वैसे यहाँ पे राज्यपाल होता है राज्यों में, यहाँ प्रधानमंत्री होता है केंद्र में, राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, यहाँ भी मंत्रिपरिषद, यहाँ भी मंत्रिपरिषद। समझ में आ गया कितना आसान है। बस यहाँ राष्ट्रपति की जगह ना राज्यपाल लगाना है, ये अपने देश का मुखिया होता है और ये अपने राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, ठीक है। ये अपने पूरे देश को चलाता है, ये अपने राज्यों को चलाता है, ठीक है। ये भी मंत्रिपरिषद, ये भी मंत्रिपरिषद। समझ में आ गया दोस्तों, है ना मजेदार। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अनुच्छेद 74 ब्रैकेट 1 क्या है, ठीक है। यार अनुच्छेद 74 ब्रैकेट 1 में किसका वर्णन किया गया है। देखो दोस्तों अनुच्छेद जो 74 ब्रैकेट 1 है ना, इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए कहता है एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, जिसे बहुत सारे मंत्री आते हैं, रेल मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, सारे। तो सलाह सहायता देने के लिए कहता है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल जो है उसका निर्माण, उसका गठन जो करता है वो प्रधानमंत्री है करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग इनकी सलाह पर करेगा भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति है, वास्तविक शक्ति एक्चुअल में किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने शक्तियों का कृतियों का प्रयोग इनकी सलाह पर करेगा, अपने आप ही कुछ नहीं करेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो एक बार सजेशन इसको लेना पड़ता है राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद से, ठीक है, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने के दौरान। क्लियर है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया, आप लिख लेना, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है, सरकार के कितने अंग है भाई, सरकार के ना 3 अंग है। कितने, 3। विधायिका जो नियम कानून बनाती है, कार्यपालिका जो नियम कानून को लागू करती है, और वहीं न्यायपालिका जो लोगों को न्याय देने का काम करती है। खत्म, बस समझ में आया ना। तो दोस्तों ये तो था हमारा पार्ट पहला, ठीक है, ये पार्ट हमारा फर्स्ट है। मिलते हैं अब सेकंड पार्ट में, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जैसे मैं पार्ट 2 बनाऊँ आप तक चैनल का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। बाकी जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।